हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सी-टेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन और संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की अनुरूपता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। ऑप्शन बी, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। ऑप्शन सी, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। ऑप्शन डी, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। तो प्रश्न संख्या 1 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। चलिए बात करते हैं। विद्यार्थी के समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसके द्वारा विद्यार्थी समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति में जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, तब विद्यार्थी में अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है, आपको बताना है। संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। ऑप्शन ए, एक द्वितीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन बी, एक दूसरे से स्वतंत्र, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी, एक दिशीय, संज्ञान संवेग से प्रभावित करते हैं, आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। फिर भी ऑप्शन 4 देखते हैं। एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए, विद्यार्थी की अभिरुचि, बिल्कुल, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। देखते हैं। विद्यार्थियों के सामूहिक स्वास्थ्य, बिल्कुल, आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। शिक्षा शास्त्र की रणनीतियाँ, आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक, आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन ए, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। ऑप्शन बी, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। ऑप्शन सी, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण। ऑप्शन डी, पुरस्कार एवं दंड। तो प्रश्न संख्या 4 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए, यह बच्चे, ऑप्शन ए, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन बी, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। ऑप्शन सी, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन डी, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है।
तो प्रश्न संख्या 5 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप में समान है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। ऑप्शन बी, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। ऑप्शन सी, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। ऑप्शन डी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष की मानी जाती है, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था जो कि 6 से 8 वर्ष तथा मध्य बाल्यावस्था जो कि 8 से 10 वर्ष तथा उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष की अवधि होती है। मध्य बाल्यावस्था को विद्यालय जाने का समय माना जाता है। इस अवस्था में बालक अपने शरीर की देखभाल ठीक प्रकार से करता है तथा दूसरों के साथ भी ठीक व्यवहार करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की ऑप्शन ए आपको बताना है द्वितीय एजेंसी है। ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। ऑप्शन सी, प्राथमिक एजेंसियां हैं। ऑप्शन डी, मध्य एजेंसियां हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक एजेंसियां हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। चलिए समझते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में विभिन्न प्रकार के व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां आदि को सीखता है। बच्चों के समाजीकरण संबंधी विश्लेषण के अध्ययन इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक मानदंडों व संस्कृति का सबसे अधिक महत्व है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसके अंतर्गत परिवार एवं पास पड़ोस आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, अंतः व्यक्तिनिष्ठता। ऑप्शन बी, खोजपूर्ण अधिगम। ऑप्शन सी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन डी, पाड़ या ढांचा। तो प्रश्न संख्या 8 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, खोजपूर्ण अधिगम। खोजपूर्ण अधिगम एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है। प्रश्न संख्या 9, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को किस अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन ए, आदान प्रदान या परंपरागत अवस्था। ऑप्शन बी, कानून व्यवस्था पश्च परंपरागत अवस्था। ऑप्शन सी, आज्ञा पालन या पूर्व परंपरागत अवस्था। ऑप्शन डी, अच्छा होना या परंपरागत अवस्था। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आदान प्रदान परंपरागत अवस्था। प्रश्न संख्या 10, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन समान की अवधारणा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, जेंडर रूढ़िवादिताएं। ऑप्शन बी, जेंडर विविधीकरण। ऑप्शन सी, जेंडर भूमिकाएं। ऑप्शन डी, जेंडर पहचान। तो प्रश्न संख्या 10 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिताएं।
समाज के विकास के लिए जेंडर समानता आवश्यक है, जिसमें महिला और पुरुष समाज का मूल आधार है, जिनकी समानता से एक सुंदर और शिक्षित समाज की इमारत बनाई जा सकती है। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताएं के संदर्भ में जन समान की अवधारणाएं जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 11। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। ऑप्शन बी, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। ऑप्शन सी, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ऑप्शन डी, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। तो प्रश्न संख्या 11 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? आपको बताना है तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता। ऑप्शन ए, पैटर्न खोजने एवं तर्क करने की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्थानांतरित परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। आगे देखते हैं। ऑप्शन 4, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्य गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता नहीं। तो आप प्रश्न संख्या 12 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। गणितीय बुद्धि तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता में पैटर्न को खोजना एवं तर्क करने की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होती है? ऑप्शन ए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी, संवेदी चालक अवस्था। ऑप्शन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रश्न संख्या 13 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए बात करते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित है। पियाजे का मानना है कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का यह सिद्धांत अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो संवेदी चालक अवस्था अनुकरण, स्मृति व मानसिक निरूपण से संबंधित होता है, जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक नई सूचनाओं, अनुभवों को संग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। किसके अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? ऑप्शन ए, अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन बी, कोहलबर्ग। ऑप्शन सी, जीन पियाजे। ऑप्शन डी, ले वाइगोत्स्की। तो प्रश्न संख्या 14 का जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ले वाइगोत्स्की। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 15। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 की शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। नहीं। ऑप्शन बी, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं। हमें वाद विवाद तथा
तार्किक बहस को प्रोत्साहित करना होता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। आगे बढ़ते हैं। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 15 का जो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 16, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? ऑप्शन ए, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। ऑप्शन बी, केवल संरचनात्मक आकलन। ऑप्शन बी, केवल संकलनात्मक आकलन। ऑप्शन डी, न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन। तो प्रश्न संख्या 16 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 17, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, विभेदीकरण। ऑप्शन बी, समाजीकरण। ऑप्शन सी, समावेशन। ऑप्शन डी, मुख्य धारा से जुड़ना। तो प्रश्न संख्या 17 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, समाजीकरण। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है? नहीं। परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है? नहीं। केवल परिवेशी प्रभाव ही नहीं निर्धारित करता। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 4, मानव विकास को न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। मानव विकास को आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, एक प्रगतिशील कक्षा में। ऑप्शन ए, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। ऑप्शन बी, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन सी, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। तो प्रश्न संख्या 19 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रश्न संख्या 20, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादिक आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? ऑप्शन ए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। देखते हैं। इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए? नहीं। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए कहना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रश्न संख्या 21, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए,
केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चे पर ध्यान देना से नहीं, समावेशी शिक्षा में सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना होता है। आगे बढ़ते हैं। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिर भी अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए नहीं, बच्चों को अपाहिज बच्चा या मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए नहीं। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। प्रश्न संख्या 22। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित में से लक्षण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए पढ़ने के प्रति चिंता, ऑप्शन बी शब्द या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, ऑप्शन सी निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, ऑप्शन डी पहले पढ़े हुए पाठों को समझना याद करने में कठिनाई। आपको बताना है कि ये सारे लक्षण किसके हैं या फिर ये किसके सूचक हैं। ऑप्शन ए मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के, ऑप्शन बी एक स्वलीन विद्यार्थी के, ऑप्शन डी एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, ऑप्शन डी अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के। तो प्रश्न संख्या 22 का जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के। उपयुक्त लक्षण पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों के पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पढ़े हुए पाठ को समझना याद करने में कठिनाई, यह अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के लक्षण हैं। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण है। ऑप्शन ए साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, ऑप्शन बी समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ऑप्शन सी क्रियात्मक अनियमितता, एक वस्तु को केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, ऑप्शन डी प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम को सीमित रहना। तो प्रश्न संख्या 23 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तदर्थ विधि द्वारा उपयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली समस्याओं के तरीकों का सीखना आता है। प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति के अंतर्गत साधन साध्य विश्लेषण तथा समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना होता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। ऑप्शन ए प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। लगता है आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेकिन आगे देखते हैं। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। नहीं, हमें कभी भी रटने पर बल नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। नहीं, हमें बच्चों को निर्देश देना ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने का दबाव डालना। नहीं, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। प्रश्न संख्या 25। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मकता विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मकता विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन ए विद्यार्थी को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित करके। नहीं, हमें बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं।
अपसारी चिंतन पर बल देकर। ऑप्शन सी, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। ऑप्शन डी, अनेक अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल्य विचारों को महत्व देगा। आपका सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल्य विचारों को महत्व देकर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? ऑप्शन ए, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। ऑप्शन बी, बच्चे को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। ऑप्शन सी, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करते हुए पुरस्कारों को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। तो प्रश्न संख्या 26 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। ऑप्शन बी, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौतियाँ देनी चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 27 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली नहीं है? ऑप्शन ए, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये तो आपको पॉजिटिव है, पूछा है कौन सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ये भी आपको पॉजिटिव है। संवाद एवं परिचर्चा, ये भी आपको पॉजिटिव है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान देने वाले बच्चों को किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? ऑप्शन ए, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। ऑप्शन बी, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। ऑप्शन सी, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर। ऑप्शन डी, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना। तो आपका जो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना। प्रश्न संख्या 30। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको ऑप्शन ए, यंत्रवत याद करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। ऑप्शन सी, अनुबंधन। ऑप्शन डी, दंड। तो प्रश्न संख्या 30 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।